हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली एंड वेलकम टू डिजी एडुशाला। और आज से हम हिंदी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, जिसमें हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हिंदी के सभी टॉपिक्स को कम टाइम में ईजिली कंप्लीट करेंगे एंड टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। एंड इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। पहले हम टॉपिक्स को देख लेते हैं जो हमें आगे कवर करने हैं। टॉपिक्स है भाषा, हिंदी भाषा का इतिहास, भाषा परिवार, हिंदी भाषा का संवैधानिक इतिहास, व्याकरण, वर्णमाला जिसमें स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के बारे में जानेंगे, रा का प्रयोग, वर्ण विच्छेद, शब्द रचना। उसके बाद विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक एंड काल, ये सभी टॉपिक्स आ जाएंगे। इसके बाद अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एंड निपात, ये सभी टॉपिक्स आ जाएंगे। उसके बाद समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, तत्सम और तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, समरूप या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी एंड लास्ट है विशेष्य और विशेषण। इसके बाद यदि आपको कोई सजेशन देना है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज हमें 3 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं जो कि है भाषा, हिंदी भाषा का इतिहास एंड भाषा परिवार। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा। भाषा की डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल सी, संप्रेषण का साधन ही भाषा है, यानी जिसके भी द्वारा हम किसी से बातचीत करते हैं या अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? सुनकर, बोलकर, लिखकर, पढ़कर या फिर कहकर, इन सभी या संकेतों के द्वारा, इन सभी के द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा? संप्रेषण का साधन। और इसी की भाषा के 3 प्रकार हो जाएंगे: सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा एंड मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा में संकेतों के द्वारा एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करेंगे। उसके बाद लिखित भाषा में लिखकर एंड मौखिक भाषा में बोलकर। इसके बाद हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। अब हिंदी विषय में 3 चीज़ें आ जाएंगी: इतिहास, व्याकरण एंड साहित्य। अब इन्हीं की छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले विषय, भिन्न पाठ, नियम, तथ्य एवं सार का संग्रह ही भाषा कहलाता है। यानी विषय में अगर हम किसी भी एक चीज़ से संबंधित चीज़ों को अगर हम एक साथ रख देंगे तो वही क्या बन जाएगा? विषय। जैसे हिंदी से संबंधित सारी चीज़ें इस विषय में आ जाएंगी, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? हिंदी विषय। इसके बाद देख लेते हैं इतिहास। इतिहास की डेफिनेशन तो सबको ही पता होगी। पूर्व में हुई वह घटना जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती है, वह क्या कहलाता है? इतिहास। उसके बाद व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है उच्चारण। अब व्याकरण में क्या होता है? व्याकरण में उस विषय से संबंधित जितने भी नियम होते हैं अलग अलग टाइप के, उसी को जब एक जगह रखते हैं और उसको क्या कहते हैं? उस विषय से संबंधित व्याकरण। तो व्याकरण क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न नियमों को एकत्रित करना ही व्याकरण कहलाता है। उसके बाद है साहित्य। साहित्य का अगर हम शब्द विग्रह करेंगे तो आएगा सा जमा हित, यानी जिसमें सबके हित की बात होती है। किसी भी भाषा का, यानी जैसे हिंदी का है तो हिंदी का जो भी लिखित शास्त्र समूह होगा उसी को क्या कहेंगे? साहित्य कहेंगे। इसके बाद देख लेते हैं हिंदी भाषा का इतिहास। इसको आपको पहले ऐसे ही देखना होगा याद करने के लिए। सबसे पहले संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवहट के बाद हिंदी। यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत,
अपभ्रंश, अवहट एंड हिंदी। अब इनका कालक्रम देख लेते हैं। संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, उसके बाद पाली 500 ईसा पूर्व से 1 शताब्दी, उसके बाद प्राकृत 1 शताब्दी से 500 ईस्वी, उसके बाद अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी, उसके बाद अवहट 1500 ईस्वी से 1750 ईस्वी एंड लास्ट हिंदी 1750 ईस्वी से अब तक। जबकि भोलानाथ तिवारी ने लौकिक संस्कृत को संस्कृत साहित्यिक भाषा का है। किसको कहा है? लौकिक संस्कृत को संस्कृत साहित्यिक भाषा। किसने? भोलानाथ तिवारी जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आर्य। आर्य कौन थे? मलय वृक्ष प्रदेश के लोगों को, यानी जो समुद्र तट पर रहते थे उनको आर्य कहा जाता था। इसी में 2 भाषाएं हैं, मतलब कि 2 क्षेत्रों की, एक पूर्व और एक पश्चिम। पूर्व में आती थी ईरानी, फारसी और संस्कृत, ये सारी भाषाएं पूर्व की हैं। जबकि पश्चिम की भाषाएं हैं लैटिन, ग्रीक एंड अंग्रेजी। इसके बाद अब जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और लास्ट में था हिंदी, इन सबको हम अलग अलग थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत का अगर हम शब्द विग्रह करेंगे तो आएगा सम जमा कृत। और संस्कृत क्या है? एक संयोगात्मक भाषा है। इसका कालक्रम हमने अभी देखा था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद संस्कृत को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तरफ है वैदिक संस्कृत एंड दूसरी तरफ लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को ही भोलानाथ तिवारी ने संस्कृत साहित्यिक भाषा कहा था। इसके बाद वैदिक संस्कृत का काल हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व एंड उसके बाद लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। यानी लौकिक संस्कृत से पहले क्या थी? वैदिक संस्कृत। उसके बाद वैदिक संस्कृत गुजरात नागर जाति ब्राह्मण, गुजरात नागर जाति ब्राह्मणों की भाषा क्या थी? वैदिक संस्कृत। जबकि ब्राह्मणों की भाषा थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को ही क्लिष्ट भाषा या जटिल भाषा या देवों की भाषा कहा जाता था, जबकि लौकिक संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत की लिपि थी ब्राह्मी लिपि, जबकि लौकिक संस्कृत की लिपि थी देवनागरी लिपि, जो कि हिंदी भाषा की भी लिपि है। जो 4 वेदों का समूह यानी संहिता, जिसको देववाणी कहते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, ये चारों आते हैं, इनकी भाषा क्या थी? वैदिक संस्कृत। जबकि उपनिषद, जितने भी 108 उपनिषद हैं, जो भी मंत्रों की भाषाएं हैं, पुराण की भाषाएं हैं, उप पुराणों की भाषाएं हैं, रामायण है, महाभारत है, महाभारत को जो कि जय संहिता भी कहा जाता है, इन सब की भाषा थी लौकिक संस्कृत, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच रचित की गई होंगी। इसके बाद इसको हमने अच्छे से जान लिया है। इसके बाद हम पाली पे आते हैं। पाली का काल था 500 ईसा पूर्व से 1 शताब्दी। अब पाली शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? पल्ली शब्द से, जिसका अर्थ क्या है? ग्राम, यानी कि गांव, ग्रामीण। यही पाली जो है, यही भारत की प्रथम जनभाषा भी थी, भारत की प्रथम राजभाषा भी थी, भारत की प्रथम देशी या ग्रामीण भाषा भी थी। और यही पाली भाषा बौद्धों की भाषा थी, यानी त्रिपिटक जो थे बौद्ध धर्म के, वो त्रिपिटकों में कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम पिटक। और पाली भाषा ही अशोक के अभिलेखों की भाषा और प्रशासन काल की भाषा भी पाली ही थी। इसके बाद प्राकृत का काल देख लेते हैं। 1 शताब्दी से 500 ईस्वी। उसके बाद पाली शब्द की उत्पत्ति पल्ली से हुई थी, जबकि प्राकृत शब्द की उत्पत्ति प्रकृति शब्द से हुई है। और प्राकृत में अशुद्ध भाषा है, किसकी? संस्कृत की। जो भी अशुद्ध भाषा है, लौकिक संस्कृत से पाली बनी, पाली से फिर प्राकृत, तो ये संस्कृत का अशुद्ध रूप हो गया। इसी को हम द्वितीय पाली या द्वितीय राजभाषा कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम राजभाषा क्या थी भारत की? पाली। उसके बाद जो महावीर जी की उपदेशात्मक भाषा थी वो भी प्राकृत थी। जैनों की भाषा भी प्राकृत थी एंड बौद्धों की भाषा अभी हमने पढ़ा था क्या थी? पाली भाषा थी। जैन धार्मिक ग्रंथ के जितने भी ग्रंथ थे, जब जैनों की भाषा है तो ये भी
ये जो धार्मिक ग्रंथ होंगे वो उनकी भाषा भी क्या होगी, प्राकृत। और मलय वृक्ष प्रदेश के जो भी लोग थे उनकी भाषा भी क्या थी, प्राकृत। इसके बाद कौन कौन सा आएगा, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का काल देख लेते हैं, 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी। अब अपभ्रंश भाषा जो थी वही क्षेत्रीय बोली बनी, ग्रामीण बोली या भाषा कहलाई गई। इसी के अलग अलग नाम पड़े, टूटी फूटी भाषा, भ्रष्ट भाषा, गिरी हुई भाषा, बिगड़ी भाषा। और श्याम सुंदर दास जी ने इसी को क्या कहा है, खिचड़ी भाषा। किसको कहा है, अपभ्रंश को। इसके बाद आभीरों की भाषा भी यही थी, क्योंकि जो उनके आभीरों के जो आचार्य दंडी थे उनकी भाषा भी अपभ्रंश थी। इसके बाद अवहट को बाद में देखेंगे, पहले अपभ्रंश का वर्गीकरण देख लेते हैं, जो कि भोलानाथ तिवारी जी द्वारा किया गया है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले इसमें 5 उपभाषाएं हैं। अपभ्रंश भाषा में ही 5 उपभाषाएं हैं, उन्हीं को देख लेते हैं कौन कौन। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी एंड बिहारी हिंदी। ये इसकी 5 उपभाषाएं हैं। और इसी में जो ये बोलियां हैं, ये सारी इसकी जो 5 उपभाषाओं की जो राजभाषा में है, वही ये सारी 18 बोलियां इसमें जो हैं ये हो जाएंगी। बाकी ये 3 अलग हैं, इसी में और भी आ सकती हैं। तो पहले अपभ्रंश भाषा का जो वर्गीकरण हुआ है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सौरसैनी अपभ्रंश, उसके बाद खश अपभ्रंश, उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, उसके बाद मागधी अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश एंड महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब सौरसैनी के ही 2 भाग हैं, एक पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इसी में एक गुजराती को भी मान लेते हैं, क्योंकि वो भी सौरसैनी अपभ्रंश से ही उत्पत्ति हुई है उसकी भी, गुजराती की। इसके बाद पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, कौरवी, बुंदेली, बांगरू जिसको हरियाणवी भी कहते हैं, कन्नौजी एंड ब्रजभाषा। अब यही याद कर लेते हैं पहले, सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी बनी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कौरवी, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी, ब्रजभाषा। बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं। उसके बाद सौरसैनी अपभ्रंश का ही दूसरा भाग है राजस्थानी हिंदी, जिसमें मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी ये चारों आती हैं, जबकि जयपुरी को ही ढूंढाड़ी और मारवाड़ी को हड़ौती कहते हैं। अब इसको याद कर लेते हैं एक बार फिर से, मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी। जयपुरी को ढूंढाड़ी और मारवाड़ी को हड़ौती कहते हैं। उसके बाद तीसरी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, जिसमें 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ये तो आसान है, याद हो जाएंगे आराम से, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। इसके बाद पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। जबकि ब्राचड़ सिंधी भाषा आएगी इसमें, और पैसाची में पंजाबी और लहंदा, और महाराष्ट्री में मराठी भाषा। तो ये अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण है, इसको आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद इसी को जो हमने वर्गीकरण देखा है, इसी के जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं अलग से। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी ही पंचमेल खिचड़ी है, इसी को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। और नवीन हिंदी का जन्मदाता भी पश्चिमी हिंदी है, और इसी में हमने अभी देखे थे कौरवी, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और ब्रजभाषा। जबकि बांगरू को ही क्या कहा जाता था, हरियाणवी। इसके बाद कौरवी के भी कुछ अलग अलग नाम हैं, जैसे कौरवी को खड़ी बोली, कर्कश, लुप्तकार हिंदी, जो कि राहुल सांकृत्यायन की रचनाओं में है लुप्तकार हिंदी का उल्लेख। उसके बाद ब्रजभाषा को लोक भाषा, काव्य भाषा, कृष्ण भाषा और अंतर्वेदी कहा जाता है। वेदों को लिखने वाली दूसरी भाषा कौन सी बनी, ब्रजभाषा। पहले वेद कौन सी भाषा में लिखे गए थे, वैदिक संस्कृत में, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। उसके बाद अभी मैंने बताया था गुजराती भाषा का उद्गम भी सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है, इसलिए
जो इसका तीसरा भाग हो जाएगा वो गुजराती हो जाएगा। इसके बाद सौरसैनी अपभ्रंश, जिसको इसका मध्यवर्ती क्षेत्र था सौरसैनी अपभ्रंश का। यहाँ पे सूरसेन और मथुरा इस जगह की ये अपभ्रंश भाषा है, सौरसैनी अपभ्रंश नाम पड़ा इसका तभी। उसके बाद राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी में हमने 4 बोलियां देखी थी, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। अब इसी में भोलानाथ तिवारी ने इसको मेवाती, मतलब ये जैसे जैसे दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मेवाती उत्तरी राजस्थान की भाषा है, जबकि मालवी दक्षिणी राजस्थान की, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं वो पूर्वी राजस्थान की, एंड मारवाड़ी जिसको हड़ौती भी कहते हैं वो पश्चिमी राजस्थान की। इस तरीके से भी प्रश्न बनता है कि मेवाती किस राजस्थान की भाषा, यानी पूर्वी क्षेत्र की या फिर पश्चिमी क्षेत्र की, उत्तरी क्षेत्र की या फिर दक्षिणी क्षेत्र की। तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद खश। खस का अर्थ होता है खा यानी आकाश, और खस यानी आकाश को स्पर्श करने वाला, जो कि पहाड़ी हिंदी थी, जिसमें कौन कौन सी थी, कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली। उसके बाद अर्धमागधी। अर्धमागधी मध्य पूर्वी क्षेत्र की भाषा है, जबकि मागधी पूर्वी क्षेत्र की, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी थी, बिहारी हिंदी। इसमें मैथिली भाषा को अब्दुल रहमान जी ने नवीन प्राकृत कहा है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके प्रथम कवि थे, किसके, मागधी के। उसके बाद ब्राचर। ब्राचर पश्चिम उत्तरी यानी पश्चिम उत्तरी के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ की भाषा है, यानी सिंध क्षेत्र की भाषा है। जबकि पेशाची, जो पेशाची अपभ्रंश है वो भी पश्चिमोत्तरी क्षेत्र की है, जिसकी उत्पत्ति पिशाच शब्द से हुई है। पश्चिमी पेशाची में पंजाबी और लहंदा थी ना, तो पंजाबी लहंदा भी सिंध क्षेत्र के थोड़ा इधर की भाषा हो जाएगी। उसके बाद महाराष्ट्री। महाराष्ट्री दक्षिण की भाषा है, जिसको महानगर भी कहते थे, और इसी को आधुनिक काल में महानगर कहते थे महाराष्ट्र को ही। और ये महाराष्ट्री भाषा है, कौन सी थी इसमें, मराठी। ऐसे ही प्रथम राजभाषा नेपाल की जो नेपाली थी, 1992 में इसको प्रथम राजभाषा बनाया गया था, जो कि सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद पुरानी हिंदी का नवीन रूप क्या है, शुद्ध हिंदी। इसके बाद अवहट को देख लेते हैं, जो भी ये अपभ्रंश की जितनी भी डिटेल्स थी सब हमने अच्छे से देख ली है। इसके बाद अवहट का जो काल था वो था 1500 ईस्वी से 1750 ईस्वी। अब अवहट का अर्थ होता है अपने पद से विचलित। जैसे जैसे बोली या भाषा को देखेंगे, कुछ कुछ दूरी पे कोई शब्द अलग अलग तरीके से वहाँ के लोग जानते होंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, अपने पद से विचलित होना। जैसे यहाँ पे कुछ और बोल दिया किसी ने, दूसरे को कुछ और समझ आया, तो दूसरी जगह पे कुछ और बोला गया उस शब्द को, तो वो बदल जाता है। इसी को कहते हैं अपने पद से विचलित होना। अवहट को ये पुरानी हिंदी कहते थे, और पुरानी हिंदी का नया रूप क्या था, शुद्ध हिंदी। जबकि अवहट जो कि पुरानी हिंदी थी, इसमें व्याकरण नहीं थी। व्याकरण कब बनी थी, पुरानी हिंदी के आधार पर जो जेशुआ केटलर थे, इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी ग्रामर यानी कि प्रथम हिंदी व्याकरण की रचना की थी। पुरानी हिंदी से जब नई हिंदी यानी शुद्ध हिंदी बनी थी, इस शुद्ध हिंदी जब बनी थी, इसी को कहा गया था नव जागरण या पुनर्जागरण काल हिंदी का, और ये भारतेंदु काल के टाइम पे हुआ था। इसके बाद भाषा परिवार देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, यानी थर्ड। भोलानाथ तिवारी जी द्वारा ही इसका भी वर्गीकरण किया गया है। इसमें 4 भाषा परिवार हैं। सबसे पहले भारोपीय भाषा परिवार, जो कि भारत और यूरोप दोनों की जगह का है। उसके बाद द्रविड़, जिसका शब्द विग्रह क्या होगा, द्रव जमा इन। उसके बाद ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, एंड चौथा चीनी तिब्बत भाषा परिवार। अब इसी में कुछ भाषाएं आ जाएंगी। सबसे पहले भारोपीय भाषा परिवार में 10 लाख हिंदी के शब्द हैं, जिसमें 2 लाख विदेशज शब्द हैं हिंदी के। इसके बाद जो इसमें भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, मराठी, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी, ये सभी भाषाएं किसकी हैं, भारोपीय भाषा परिवार की।
जबकि द्रविड़ भाषा परिवार की जो भी दक्षिण की तरफ की हैं, जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, और मूल भाषा क्या है इन सब की? संस्कृत, इसी से बनी है ये। और द्रविड़ परिवार की भाषा क्या हो जाएंगी? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। उसके बाद देख लेते हैं ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा। हो, मुंडारी, भूमिज, संथाली, खड़िया, सांवरा, कोरकू एंड लास्ट ऑस्ट्रिकेस्ट्रा। इसके बाद चीनी तिब्बत भाषा परिवार की नेपाली, नागा, जो मतलब इधर पूर्वी साइड की, नेपाली, नागा, मीज़ो, मणिपुरी, तांगखुल, खासी, दफला, चंबा, बोडो, तिब्बती और लद्दाखी। इसको इतने ध्यान से देखने की मतलब ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि यह किस भाषा परिवार की भाषा है। तो जैसे ये आ जाएगा कि लद्दाखी किस भाषा परिवार की भाषा है, उसमें ये 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से चीनी तिब्बत की ये भाषा हो जाएगी। तो ये इसी टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं। तो ये आज के हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हुए। उसके बाद आर्य भाषाओं का भी वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें प्राचीन कालीन आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण था उसमें प्राचीन कालीन भाषा, मध्यकालीन और नवीनकालीन, इन तीनों भाषाओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहले प्राचीन कालीन को पूर्वकालीन भी कहते हैं, और मध्यकालीन को मध्यकाल की भाषा तो मध्यकालीन कहेंगे, नवीनकालीन को उत्तरकालीन कहते हैं। इनका काल है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व प्राचीन कालीन का काल है, जबकि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी मध्यकालीन आर्य भाषाओं का काल है, और नवीनकालीन भाषाओं का काल है 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी। अब प्राचीन कालीन में कौन कौन सी आ जाएंगी, क्योंकि वो भी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच हमने देखा था संस्कृत का काल, जिसमें वैदिक संस्कृत का 1500 से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था। तो इसी में दोनों आ जाएंगी, क्योंकि इसका 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत प्राचीन कालीन भाषा के अंतर्गत आएंगी। जबकि मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी यानी कि अवहट, ये आएंगी। ये पुरानी हिंदी का ही नाम है। उसके बाद नवीनकालीन भाषाओं में जितनी भी नवीन हिंदी है, जो भी नवजागरण काल या पुनः जागरण काल में आई हैं, वो हो जाएंगी ये जो भी हमारी 22 राजभाषाएं हैं हमारे संविधान में, उसी में से 21 राजभाषाएं हो जाएंगी। और कौन सी नहीं होगी नवीन हिंदी में? संस्कृत। बाकी सारी नवीनकालीन हिंदी में आएंगी, क्योंकि संस्कृत इधर आ जाएगी प्राचीन कालीन में, इसलिए इधर नहीं आएगी। तो ये 21 राजभाषाएं होंगी। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो वो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।